एक आपने जो टर्म यूज़ किया अभी कि मिसकैरेजेस बहुत होते हैं, जिसे हम अठरा भी बोलते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है? मतलब एक कपल बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, बट फॉर सम रीज़न उनको वो अठरा वाला इशू है कि मिसकैरेज हो जाता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा, इसमें एक तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कुछ मिसकैरेजेस जो फर्स्ट 3 मंथ्स में ही, यानी हार्ट बीट समझे आप आने से पहले ही जो हो जाते हैं, ये अल्लाह ताला की एक नेमत होती है। उसकी वजह ये है कि जो बेबी बना है, जो ज़ाइगोट बना है, वो मैल फॉर्म्ड है, उसमें कोई क्रोमोसोमल एनॉमली है, तो अल्लाह ताला ने बहुत शुरू से ही इंसान के लिए मसलहतें रखी हुई हैं, ठीक है, कि बजाय इसके कि अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी स्टडीज, सब कुछ तो अब आया ना, पहले तो ये नहीं था। अब ज़माना शुरू से अगर आप देखें तो उसमें ये होता है कि जो बच्चा है ही अब नॉर्मल बन रहा, जो नॉर्मल है ही नहीं, तो ये वो शुरू के ही 8 से 12 हफ्ते के अंदर उसका मिसकैरेज हो जाता है। आइदर ये है कि उस बच्चे में हार्ट बीट नहीं आती, या उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती, उसका खुद ही से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला ने अपना एक सर्कल बनाया हुआ है। और उसमें एक वजह ये ज़रूर हो सकती है कि माँ या बाप जो है, पेरेंट्स जो दोनों हैं, उनमें से किसी का जो इनका जो जेनेटिक मटीरियल है उसमें कुछ डिफेक्ट है, ओके, जिसकी वजह से जो वो बन रहा है, जो ज़ाइगोट बन रहा है, जो बेबी बन रहा है, वो ठीक नहीं बन रहा। और ये नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ इसको बढ़ा चढ़ा बहुत दिया जाता है। अब मेरे पास आज की ही मैं एक बात बताऊँ, एक पेशेंट आई है, उसका एक मिसकैरेज है, शादी को साल भी नहीं हुआ, और वो मेरे पास आई है कि मैंने 18 का ट्रीटमेंट लेना है। अच्छा, एक मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 18 का ट्रीटमेंट जो है वो प्रेगनेंसी से पहले नहीं हो सकता। उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको प्रेग्नेंट होना ज़रूरी है। ये ज़रूर है कि हम प्रीनेटल्स उनको एडवाइस कर देते हैं, ये विटामिन्स और ये सारा कुछ, फॉलिक एसिड जो है वो बहुत शुरू से हम एडवाइस कर देते हैं कि वो आप लेना शुरू करें, लेकिन वो सिर्फ उन मिसकैरेजेस को अवॉइड करती है जिसमें बेबी की बनावट में या इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी अब आगे अगर हम आते हैं तो जो प्रेगनेंसी है ना, उसमें जो ब्लड है हमारा वैसे थिक होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ही कुछ खवातीन में इट हर सेल्फ ये प्रॉब्लम होती है कि उनका ब्लड मजीद थिक हो जाता है। तो जब एक खून की थिकनेस प्रेगनेंसी में हुई, फिर उनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम था, तो उस बच्चे को जो खून जाता है वो प्रॉपरली नहीं जाता, वो जो ऑक्सीजन उसने लेकर जानी होती है वो नहीं लेके जा रहा होता। फिर उसके लिए हम ब्लड थिनर्स जैसे लोप्रिन है वो एडवाइस करते हैं, वो भी, लेकिन वो भी जब बच्चे की हार्ट बीट आ जाए। बहुत से लोग बहुत शुरू से एडवाइस कर देते हैं, प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही कर देते हैं। अब आज मेरे पास पेशेंट आई है, अब मैं उसको आज से ही अगर ये सारी चीज़ें, लोप्रिन और ये चीज़ें शुरू कर दूं, मुझे तो नहीं पता ये कब प्रेग्नेंट होगी। साल लगता है, 1.5 साल लगता है, हो सकता है अगले महीने भी हो जाए, लेकिन उसका कोई वो पता नहीं है ना। लेकिन जब आपको पता चल गया कि हाँ साइकिल मिस हुआ है, प्रेगनेंसी हो गई, आप फौरन से ये सारी चीज़ें शुरू कर लें, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे यूट्रस की बनावट ऐसी होती है कई पेशेंट्स की, कई लोगों के जो यूट्रस का मुंह है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, वो बोझ नहीं उठा सकती बच्चे का। वो जैसे ही 12 से 13 हफ्ते होते हैं या चौथा महीना शुरू होता है, तो वो पेनलेसली उसका मुंह खुलने लग जाता है, और पेशेंट को कई दफ़ा पेन भी नहीं होती और मिसकैरेज हो जाता है। तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि उसको कहते हैं कि जब तुम्हारी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो 11वें या 12वें हफ्ते में फिर हम सर्विक्स पे टांका लगाते हैं, स्टिच लगाते हैं, उसको अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं ताकि वो उसका बोझ सहार सके। और बहुत से लोगों का कंसर्न ये होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी होगी है तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि मतलब उनका हमल ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि मोस्टली कुछ लोग कहते हैं कि आपने पहले 3 माह से ही बेड रेस्ट पे चले जाना है, ये बहुत कि अब आपने हिलना नहीं है। वो खासकर लड़कियां घर जाके कहती हैं कि हमें तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट कह दिया है, तो वो पहले दिन से ही बेड पे आती है, मुझे घर में से मैसेज कर रही होती है कि मैं आ रही हूँ, प्लीज़ आप कह दीजिएगा कि मुझे बेड रेस्ट करना है, मेरी साथ आ रही है, मेरी वो हस्बैंड आ रहे हैं। तो रियलिटी में किन बातों का ख्याल रखना जो है ये बेड रेस्ट तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, आपको पता? अच्छा, हाँ। और मतलब वेस्ट में तो आपने देखे, वेस्ट में तो लोग ये ओलंपिक्स पे जा रही होती है प्रेग्नेंट, बिल्कुल ऐसे 7 मंथ्स की अभी रिसेंट एक जो कैंडिडेट है वो ओलंपिक्स में गई है। तो बेड रेस्ट जो है, बेड रेस्ट हम सिर्फ 2-3 कंडीशंस में पेशेंट को एडवाइस करते हैं। एक तो ये कि उसकी प्लेसेंटा नीचे है और उसको ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एक ये कि वो प्री टर्म लेबर के उसको खदशा है उस वजह से, ठीक है। ये 1-2 और चीज़ें हैं, और एक इन्फेक्शन अगर उसको बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बेड रेस्ट का कोई रोल नहीं है, बल्कि बेड रेस्ट नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि आप बेड पे लेटे हुए, आपके बॉडी में ब्लड तो सर्कुलेट ही नहीं कर रहा,
मतलब वो वही सर्कुलेट कर रहा है जो आपका हार्ट पंप कर रहा है। एक एक्टिविटी से जो ब्लड सर्कुलेट करता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके बच्चे की तरफ लेकर जा रहा है, आपकी यूट्रस की तरफ लेकर जा रहा है, वो तो नहीं लेके जा रहा। बच्चे का IQ अफेक्ट होता है इससे, आपके जो यूट्रस की स्ट्रेंथ है वो अफेक्ट होती है बेड रेस्ट से। आप जितना मोबिलाइज रहते हैं, आपके जॉइंट्स, आपका जो मसल मैस है, आपका ब्लड, वो उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेसिवली फ़ायदा देता है आपके बच्चे को। ठीक है, तो मतलब बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं करना। बेड रेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। ये आपने लड़कियों के लिए नुकसानदेह बात कर दी। बात मैंने उनके लिए बता दी है। तो प्लीज जो कोई भी बेड रेस्ट करता है ये सोच के कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और अब आगे सिर्फ मेरा बेड रेस्ट है, तो ये आपके अपने लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह है। प्रेगनेंसी के दौरान एक कॉमन आजकल जो चल रही है ना, वो एनीमिया, खून की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा है बच्चों को। तो उसकी क्या रीज़न होती हैं, और अगर पता चल जाए कि वाकई खून की कमी है तो उसको किस तरह से दूर किया जाए? अच्छा, एनीमिया में भी ना फिर डाइट बहुत ज़्यादा, जो मैं बल्कि पेशेंट्स को भी और जो अभी प्रेगनेंसी के लिए मेरे पास आ रही हैं कि हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, उनको ये बताऊंगी कि अभी से अपनी डाइट का ख्याल रखें। उसकी वजह ये है कि सिंस द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी अगर आपके अंदर खून की कमी है तो बच्चा जो है ना वो एक पैरासाइट है। ठीक है, वो आपके अंदर से सारा कुछ निचोड़ लेगा, पीछे आपके पास कुछ नहीं बचेगा फिर। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बच्चे इतने अफेक्ट नहीं होते अनलेस के किसी का HB बहुत ही लो हो कि 5 या 6 HB है, वरना नॉर्मली 9-10 जिनका HB होता है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनको अफेक्ट नहीं होता। बेबी को अफेक्ट नहीं होता क्योंकि बेबी ने अपना सारा कुछ, कैल्शियम भी ले लेना, आयरन भी ले लेना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ले लेना, उसने माफ़ी नहीं देनी। सारा जो खर्चा हो रहा है, जो डिस्पोजल पे है, वो आप है। उसके बाद अगले बच्चों के लिए, और उसके बाद इस बच्चे को जो आपने परवरिश करनी है उसमें फिर आपके अंदर जो है ना वो, इसमें आप ये भी एडअप कर लें कि गैप कितना होना चाहिए दूसरे बेबी के लिए, ताकि आपका HB कितने लेवल पे आ जाए तो फिर आप दूसरे बच्चे का सोचें। गैप तो देखें HB ठीक है या नहीं ठीक, 2.5 years ये मस्ट है, ये मस्ट है। ये आपकी अपनी बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए, आपकी यूट्रस को दोबारा से हेल्दीली उस बेबी को अकोमोडेट कर। जैसे कई दफ़ा मेरे पास तो अभी हर साल मैंने सिजेरियंस किए हैं, इस साल भी सिजेरियन हो गया उसी का, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, फिर एंड में मैं ही हाथ जोड़ी होती हूँ कि अब चौथी दफ़ा तुमने मेरे पास नहीं आना। अच्छा, मतलब बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे, मतलब हर साल वो लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी जल्दी फ्री हो जाए बस कर लें, फ्री हो जाए। और दूसरा डाइट में ना, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खजूरें नहीं खाने देते बड़ी खवातीन जो है कि चीज से मिस के। खजूरें एक पावर हाउस है आयरन का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, कैल्शियम का, विटामिन D का। अच्छा, खजूरें इतनी जरूरी है। मतलब मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, ये आपने खजूरें खानी, और कुछ खाओ ना खाओ, बिल्कुल। और एनीमिया का जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सी जो खवातीन हैं वो खुद इस चीज़ को असेस करेंगी कि उनका दिल करेगा नॉन एडिबल चीज़ें, सीमेंट खा लेंगी, रेत खा लेंगी, वो गाची एक होती है वो खा लेंगी, कागज चबा लेंगी, कच्चे चावल खा क्रेविंग्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो प्रेगनेंसी बेचारी का उसमें कसूर नहीं है, उसमें एनीमिया है। ओके, वो एनीमिया की वजह से होती है। तो वो अब उनका फिर, और उसके बाद आप अगर आप उनका एनीमिया अच्छा, एनीमिया में फिर ये होता है कि हम टैबलेट्स देते हैं। जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसमें टैबलेट्स के थ्रू करते हैं, बीच में अगर मिड ट्राइमेस्टर में आ गए हैं फिर भी कम है, इंजेक्शंस के थ्रू कर देते हैं। और बिल्कुल जो 3rd ट्राइमेस्टर 9th मंथ में अब कोई मेरे पास आ जाए 7 या 8 HB पे, तो फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं उसको ब्लड ही लगाऊंगी। और ब्लड के अपने बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अब कई पेशेंट हैं जिसका अब हमने प्लान करना है, C सेक्शन है, को किसी भी रीजन की वजह से, तो जब तक उसका HB ठीक नहीं होगा हम उसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि C सेक्शन में एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। आपकी 7 लेयर्स कट होती हैं, वो 7 की 7 ब्लीड करती हैं, फिर स्टिच होती हैं, तो ब्लड लॉस ज़्यादा होता है C सेक्शन में। इवन कि नॉर्मल डिलीवरी में भी जिनके अंदर हीमोग्लोबिन कम होती है, जिनका HB लेस देन 9 होता है, उनको डिलीवरी के बाद जो ये पोस्टपार्टम हेमरेज है, नाम सुना होगा आपने, जो जिनको डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और कई दफ़ा तो वो ख़तरनाक हद तक ज़्यादा हो जाती है, 6-6 7-7 उनको पेंट्स ब्लड के लगने पड़ते हैं। वो भी इस वजह से कि उनमें क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होती है। बच्चा डिलीवर हो गया, अब यूट्रस के पास इतनी ताकत ही नहीं कि वो वापस अपने साइज पे रिकवर कर ले। यूट्रस का नॉर्मली साइज इतना होता है, एक नॉन प्रेग्नेंट साइज। अच्छा, प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज इतना होता है, जाहिर है इतना बच्चा उसने अकोमोडेट किया ना, अब उसने वापस जो इस साइज में आना है उसमें उसको कैल्शियम भी चाहिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी चाहिए। साइज छोटा होते होते हर कंट्रैक्शन में उसको वो सारी चीजें चाहिए। तो जिन पेशेंट में वो हीमोग्लोबिन ही नहीं होती, उनका यूट्रस का साइज छोटा नहीं होता। जब वो साइज छोटा नहीं होता तो दे ब्लीड, एंड दे ब्लीड लाइक हेल।
फिर उसके बाद हम खून पे खून लगा ही जाते हैं उनको।